सीतागढ़ नाम के एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। सुरेश एक ढाबा चलाता था। वो अकेले ही सारा काम संभालता, लेकिन कुछ समय के बाद उसके परिवार ने उसकी शादी सीमा नाम की एक लड़की से करा दी। अब सीमा बहू भी ढाबे में सुरेश की मदद करती थी और खाना बनाती थी। सुरेश निश्चिंत होकर ढाबा सीमा के भरोसे छोड़कर कभी कभी चला जाता है, लेकिन उसके पीछे सीमा ढाबा कैसे चलाती थी ये किसी को नहीं पता था। सुरेश के घर वाले भी उतना ध्यान नहीं देते थे। एक दिन सुरेश किसी काम से बाहर जाता है और ढाबे पर सीमा अकेली होती है। वो खाना बना रही थी। अचानक उसने देखा कि एक छिपकली कढ़ाई के अंदर चली जाती है और मर जाती है। अरे अरे, ये छिपकली कहाँ से आई? अब सारा खाना खराब हो गया है, लेकिन इतनी गर्मी में खाना दोबारा कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, मैं यही खाना सबको खिला देती हूँ, किसको क्या ही पता चलेगा। हाँ, यही करती हूँ मैं। सीमा वही छिपकली वाला खाना सबको खिला देती है। किसी को पता नहीं चला, लेकिन एक आदमी खाना खाते ही उल्टी करने लगा। वो सीमा को बुलाकर बोलता है, अरे, अपने खाने में क्या मिलाया है जिसकी वजह से मुझे उल्टी हो गई? इसका स्वाद भी बहुत अलग है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने खाना बहुत अच्छे से बनाया है। सब लोग तो इतना अच्छे से खा रहे हैं, सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से तुमने उल्टी कर दी है मेरे ढाबे में। अब ये कौन साफ करेगा? इस तरह से सीमा और उस आदमी का झगड़ा हो जाता है। अब इनकी बातें सुनकर बाकी के लोग जो खा रहे थे, खाने को देखने लगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर सीमा उस आदमी को ढाबे से भगा देती है और सबको बताती है कि गलती उस आदमी की थी और खाने में कोई खराबी नहीं है। लोग बहुत पहले से ढाबे में खाना खाते थे, इसलिए उन्होंने सीमा की बात पर भरोसा कर लिया। इस बात से सीमा को सबक लेना चाहिए था कि आगे से वो कोई ऐसी गलती ना करे, लेकिन वो तो सुधरने का नाम ही नहीं लेती और आगे और भी गंदी तरह से खाना बनाकर लोगों को खिला देती थी, और जो उससे झगड़ा करता था वो उसे ढाबे से निकाल देती थी। कभी सीमा खाने में कीड़े गिरने के बाद भी लोगों को खाना खिला देती थी। एक बार तो उसने गलती से खाने पर छींक दिया और किसी को पता तक नहीं चलने दिया। इस तरह वो गंदा खाना बेचने लगी और ढाबे पर लोगों का आना कम होने लगा। सुरेश और सीमा बहुत परेशान थे कि उनका ढाबा अब कैसे चलेगा। पता नहीं सीमा, अब हमारा ढाबा कैसे आगे बढ़ेगा। पता नहीं क्या बात हो गई कि लोगों का आना इतना कम हो गया है। पहले सब बहुत अच्छा चल रहा था। पता नहीं जी, पर हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा। अब दोनों पति पत्नी सोच में डूब गए, लेकिन सीमा ने अब तक अपना राज सुरेश को बताया ही नहीं था। एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब थी और उसे चक्कर आ रहे थे। गलती से खाना बनाते वक्त उसे उल्टी आने लगी और उसने कढ़ाई में ही उल्टी कर दी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि सीमा को अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। उसने उल्टी वाली सब्जी उन लोगों को खिला दी जो ढाबे में आए थे। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि लोगों को उसकी उल्टी वाली सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आ गई। लोग आपस में बातें करने लगे। वाह, कितना टेस्टी है ये सब्जी। हाँ पापा, ये बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ रोज खाएंगे। हाँ बेटा। बाकी बैठे लोग भी खाने को पसंद करने लगे और तारीफ करते नहीं थके। ये सुनकर सीमा बहुत खुश हुई। फिर उसने ये बात अपने पति को बताई, लेकिन ये नहीं बोला कि उसने सब्जी में उल्टी कर दी और वही खाना सबको दे दिया। सुरेश भी बहुत खुश हुआ। अरे वाह सीमा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी वजह से हमारा ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगा। अब वैसे तुमने बताया नहीं कि ऐसा कौन सा सब्जी बनाया तुमने कि लोग ढाबे के खाने के दीवाने हो गए हैं। अरे जरा मुझे भी तो खिलाओ वो सब्जी। सीमा घबरा गई, लेकिन उसने सच नहीं बोला। अरे वो तो ढाबे में खाने वालों के लिए है, आपके लिए तो मैं और भी अच्छा खाना बनाऊंगी। सीमा अब से रोज वैसे ही उल्टी वाली सब्जी बनाने लगी और सबको खिलाने लगी। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले रामू नाम के आदमी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वो ये सारी बात सुरेश को जाकर बोल देता है, लेकिन सुरेश उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सुरेश अब से सीमा पर नजर रखने लग जाता है और एक दिन उसने अपनी आंखों से देखा कि सीमा कढ़ाई में उल्टी कर रही थी। वो सदमे में आ गया और उसने सीमा को सबक सिखाने का प्लान बनाया। अगले दिन जब सीमा सबको खाना दे रही थी,
तब वहाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर आ गए। उन्होंने सब कुछ चेक किया और सीमा का पर्दाफाश कर दिया। जब सबको ये बात पता चली तो सब गुस्से से लाल हो गए और ढाबा बंद करने की धमकी देने लगे। तब सुरेश वहाँ आता है और बताता है कि उसी ने अपने दोस्तों से फूड सेफ्टी ऑफिसर बनकर आने के लिए कहा और ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि सीमा को अपनी गलती का एहसास हो सके। अब सीमा बहुत रोती है और सुरेश और बाकी सबसे माफी मांगती है। उसके बाद सुरेश और सीमा अच्छे साफ तरीके से खाना बनाकर बेचने लगे। महाराज, आज एक गंभीर समस्या दिखाई देती है। रात में बहुत सारे गांव में चोरी हो रही है, मगर किसी ने उस चोर को नहीं देखा। तभी राजा के पेट में जोर से घूर घूर होती है। सब दरबारी राजा को देखने लगते हैं। तभी राजा कहते हैं, अरे तुम रुक क्यों गए? बताओ बताओ, क्या समस्या आ गई है? तभी राजा अपने मन में कहता है, नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा देर रुक जा बस, ये दरबार है। अगर तुम अभी निकल गए तो मेरी तो बहुत खिल्ली उड़ेगी, रुक जा। लेकिन तभी मंत्री जोर से बोलता है। विजय चौंक जाते हैं और राजा जोर से बदबूदार पाद छोड़ देता है। पल भर के लिए पूरा दरबार सन्न रह जाता है। हवा में एक तेज कटु गंध फैल जाती है। फिर कोने से किसी के हंसने की आवाज आती है। माफ करना, आज मैंने खाने के बहुत सारे व्यंजन खा लिए। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर ये गोली की तरह निकलकर हवा में फैल गया। तभी राजा के गुरु, जिसका नाम वशिष्ठ था, वो महाराज के पास आकर खड़े हो गए और कान में फुसफुसाकर बोले, महाराज, आप परेशान मत होइए, ये तो हमारे प्रकृति का देन है। हम इससे कभी दूर नहीं भाग सकते। बात को कभी रोकनी नहीं चाहिए। प्रकृति का नियम? गुरुजी, किसी भेड़िए की तरह हूं मैं। कोई मुझसे बातचीत भी नहीं करना चाहता। कल ही राजकुमारी चंद्रिका से मिलने गया था और जैसे ही मैंने उससे फूलों के बारे में बात करनी चाही, वैसे ही मेरे पेट से ऐसी जोरदार पाद निकली कि उसके सामने ही बगीचे का माली बेहोश हो गया और राजकुमारी चंद्रिका अपने नाक को ढकने की कोशिश करने लगी। अब मुझे नहीं लगता राजकुमारी मुझसे कभी बात भी करेगी। हे भगवान, बस आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। कैसे भी करके आज मुझे पाद मारने से रोक देना। महाराज, आप आ गए। आइए, इस नए गुलाब की खुशबू तो देखिए। इसकी खुशबू तो जैसे हमें किसी अलग ही दुनिया में लेकर जाते हैं। हाँ राजकुमारी चंद्रिका, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका खुशबू बहुत ही प्यारा है। वह गुलाब की ओर झुकते हैं और जोर से सांस लेने की कोशिश में उनका पेट दब जाता है और एक जोरदार तीखा पाद निकल जाता है। राजा शर्मसार हो जाता है और चंद्रिका की हंसी निकल जाती है। महाराज, लगता है आपने आज खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए आपका पेट जवाब दे रहा है। राजकुमारी, मैं सच में माफी चाहता हूँ। इसके लिए माफी क्यों? यह तो एकदम निराला है, पर मैं देख रही हूँ कि यह आपको बहुत दुखी करता है। दुखी? मैं तो हार चुका हूँ चंद्रिका। मैं एक राजा हूँ, लेकिन मेरी अपनी पेट पर कोई नियंत्रण नहीं। मैं आपसे बात तक ठीक से नहीं कर पाता। मुझे माफ करना। यह कहकर विजय वहां से चले जाते हैं। राजा का एक जासूस भागते हुए दरबार में आता है और घबराते हुए राजा से कहता है, महाराज, अब्दुल खान ने हमला कर दिया है। अब वो कहता है कि वो पाद मारने वाले राजा को हरा कर ही दम लेगा। वो हमारे महल के काफी करीब आ गया है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें महाराज पर टिकी हैं। महाराज दुखी होकर बोलता है, देख लिया ना, अब दुश्मन तक मेरी हंसी उड़ा रहा है। मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा? महाराज, डरिए नहीं, आप मेरे साथ चलिए। मेरे पास एक रास्ता है जो आपको इस मुसीबत से दूर कर सकता है। गुरुजी, क्या आप सच बोल रहे हैं? बस आप मुझे इस संकट से बाहर निकाल दो। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। तभी राजगुरु वशिष्ठ राजा को लेकर एक सुनसान जंगल की ओर बढ़ता है। थोड़ी दूर चलने पर दोनों को एक झोपड़ी नजर आती है। दोनों अंदर जाते हैं। तांत्रिक माया की नजर राजा पे जाती है। आ गए वायु के वारिस, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। वायु के वारिस? ये कोई वरदान नहीं दादी माँ, ये तो एक शाप है जिससे कारण मैं परेशान हूँ। हाँ, सजा। बच्चे, तुम्हारे परदादा महान राजा प्रताप हवा ने एक बार सिर्फ छींक मारकर दुश्मनों को हवा में उड़ा दिए थे। तुम्हारे पेट में ऐसी शक्ति है जिससे तुम अपने दुश्मनों को आसानी से परास्त कर सकते हो।
दादी माँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पेट से निकलने वाली चींजों से सिर्फ बदबू फैलती है और कुछ नहीं। बेटा, तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हें सिखाऊंगी पाद को नियंत्रण करना। मैं बस जैसा जैसा बोलूंगी तुम्हें वैसा ही करना है। ठीक है, सबसे पहले जोरदार धमाका। गहरी सांस लो, अपने पेट के निचले हिस्से पर ध्यान दो और कल्पना करो कि तुम एक पहाड़ को हिला रहे हो। छोड़ो। तभी विजय कोशिश करते हैं। नहीं, इसमें तो बिल्कुल दम नहीं था। डरो मत, तुम फिर से कोशिश करो और जोर से। विजय अपनी आंखें बंद करके जोर लगाते हैं। एक जोरदार धमाका होता है जिससे पेड़ की शाखाएं हिल जाती हैं और चिड़िया बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। वाह, क्या बात है विजय, तुमने आखिरकार कर ही लिया। हाँ, अब अगला, चुपचाप फैलने वाली बदबू। इसे धीरे से छोड़ो, लेकिन उसमें अपनी इच्छा शक्ति मिलाओ कि यह सुन्न कर दे। इस तरह हर रोज राजा तांत्रिक माया के पास जाकर उसे अभ्यास करते। कई दिनों के अभ्यास के बाद विजय एक पेड़ के पत्तों को बिना हिलाए सिर्फ पाद छोड़कर उसे पीला करके सुला देते हैं। बहुत खूब, इसे नीचे की ओर छोड़ो और कूदो। राजा विजय जोर से कूदते हैं और वह 10 फीट ऊपर उछल जाते हैं और वो हैरानी से बोलता है, ये जबरदस्त है, मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन यह बदबू, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बदबू मेरी जान ही ले लेगा। बेटा, बदबू तभी तक है जब तक तुम उसे अपनी कमजोरी समझते हो। जब तुम इसे अपनी ताकत मानोगे तो लोग इसे राजा की महक कहेंगे। कुछ दिन बाद राजा अपने सैनिकों के साथ युद्ध स्थल पहुंचते हैं। अब्दुल खान की सैनिकों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। तभी अब्दुल खान जोर से राजा से कहता है, ओए पादू राजा, क्या तू हमें अपनी बदबू से मार डालेगा? आज तो तुम्हें हराकर अपना गुलाम बना लूंगा। अब्दुल खान, तुम्हें पता है, कभी कभी सबसे बड़ा हथियार वह होता है जिसका तुम सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हो। आज तुम्हें मेरी शक्ति का पता चलेगा। यह कहकर विजय गहरी सांस लेते हैं और दुश्मनों के हाथियों की ओर मुंह करके एक शक्तिशाली वज्रपात छोड़ते हैं। एक अदृश्य वायु की लहर हाथियों से टकराती है जो पीछे की ओर लुढ़क जाते हैं। क्या? सैनिकों, हमला करो, आज कोई भी जिंदा ना जा पाए यहाँ से। जब दुश्मन सैनिक भागते हुए आते हैं, विजय एक और तकनीक इस्तेमाल करते हैं। वह चुपचाप एक सुरीली पात छोड़ते हैं। उसकी पात की गंध हवा में फैल जाती है और एक के बाद एक सारे सैनिक बेहोश होकर जमीन गिर जाते हैं। ये तुमने कैसे किया? सैनिकों, जान बचाकर भागो इस पादू राजा से। बहुत भाग लिया बाप, यह लो तुम्हारे पादू राजा की तरफ से इनाम। राजा अब्दुल खान पर एक सटीक और ताकतवर पाद गोला छोड़ते हैं। अब्दुल खान हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर जा गिरता है। राजा के सैनिकों ने चैन की सांस ली और पूरी सेना उसकी जय जयकार करने लगती है। महाराज विजय बहादुर की जय, वायु राजा की जय। अगले दिन राजा दरबार में बैठा था। वो खुशी खुशी गुरु वशिष्ठ से कहता है, गुरुजी, आप सही कहते थे, यह वरदान ही था। आज मेरी पाद की वजह से ही हमें युद्ध में हमारी जीत हासिल हुई है। महाराज, असली वरदान तो आपकी वह सीख थी जो आपने स्वीकार करके सीखी। तभी राजकुमारी चंद्रिका दरबार में आती है। महाराज, आपकी जीत से मैं बहुत हूँ। आपने अब्दुल खान को हराकर सिद्ध कर दिया है कि आप महान हो। राजा मुस्कुराकर राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी चंद्रिका, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम एक ऐसे राजा का साथ निभाओगी जो कभी कभी पाद मारकर दुश्मनों को उसकी नानी याद दिला देता है? महाराज, मैं तो बस एक ऐसे इंसान का साथ चाहती हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहे और मुझसे सच्चा प्यार करे। आपने दुश्मनों की छुट्टी करके आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैं इस जन्म क्या, मैं तो 7 जन्मों तक आपकी ही रहूंगी। और इस तरह राजा विजय बहादुर वायु राजा बने और उन्होंने सबको सिखाया कि अपनी अलग पहचान, चाहे वह कितनी भी अजीब क्यों ना हो, अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो वही दुनिया जीतने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आप रोज़ देख सको। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखें।